ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित हैं। मार्टिन एयर फ्लाइट 495 पोर्चुगल के सदर्न कोस्ट के पास है। अप्रोच मार्टिन एयर 495, गुड मॉर्निंग। 56 साल के विलम वैन स्टावरन कैप्टन हैं। वो 24 साल से मार्टिन एयर के साथ हैं। Descending to level 70. 31 साल के रोनाल्ड क्लेमेंकू फर्स्ट ऑफिसर हैं। ये 3 साल से इस डच कंपनी में हैं। 29 साल के फ्लाइट इंजीनियर गैरी ग्लैंस फ्लाइट में सबसे कम उम्र के क्रू मेंबर हैं। ऐसी रात में जब यूरोप के ऊपर मौसम खराब हो तब आपको शहर से बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं मिलती हैं। आपके पास रोशनी के लिए बस तारे और क्लाउड डेक होते हैं। क्रू DC-10 उड़ा रहा है जो 3 इंजन और चौड़ी बॉडी वाला जेट है। प्लेन में 13 क्रू मेंबर्स और 327 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट 495 का एम्स्टर्डम से पोर्चुगल के फारो एयरपोर्ट का 2.5 घंटे का सफर खत्म होने वाला है। ओह, वहां बहुत तेज बारिश हो रही है। फारो की तरफ नीचे जाते हुए पायलट्स का अंदाजा है कि उन्हें खराब मौसम मिलेगा। कैप्टन ने पायलट मॉनिटरिंग बनने का फैसला किया ताकि वो लैंडिंग अप्रोच की निगरानी कर सके और फर्स्ट ऑफिसर सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाने पर ध्यान दे सके। प्लेन काले बादलों से होते हुए नीचे जा रहा है। Martin Air 495, clear to land, runway 11, the wind 150, 15 knots, maximum 20. Clear to land. टचडाउन से 1 मिनट से भी पहले मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है। विंडशील्ड एंटी आइस, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं कुछ करता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी करो। हमें तेज टक्कर होने की आवाज सुनाई थी। मुझे यकीन हो गया था कि हम बचेंगे नहीं। फ्लाइट 495 रनवे से 350 फीट दूर तक घिसटती चली जाती है। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू क्रू घटनास्थल पर पहुंचते हैं। यह पोर्चुगल के सबसे भयानक हादसों में से एक है। 56 लोग मारे जाते हैं और 284 लोग हादसे में जिंदा बच जाते हैं। कमाल की बात है कि इतने लोग जिंदा बच गए। पोर्चुगल के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन और यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर्स मार्टिन एयर फ्लाइट 495 के मलबे की जांच के लिए पहुंचते हैं। उन्हें पता लगाना है कि एक DC-10 ने इतने मॉडर्न और इक्विप्ड एयरपोर्ट पर इतनी भयानक लैंडिंग कैसे की। टीम को ब्लैक बॉक्सेस मिल जाते हैं जिनमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। उम्मीद है हमें जल्दी से डेटा मिल जाए। हमें पता लगाने की जरूरत थी कि फ्लाइट के आखिरी पलों में क्या हुआ था। मतलब उसकी स्पीड क्या थी, उन्होंने कैसे फैसले लिए और टचडाउन से ठीक पहले क्या हुआ था। वाह, इसे देखो जरा। रनवे थ्रेशोल्ड से आधा किलोमीटर दूर इन्वेस्टिगेटर्स को वो जगह मिल जाती है जहां प्लेन का लैंडिंग गियर पहली बार टारमैक से कांटेक्ट में आया था। रनवे की लेफ्ट साइड पर 2 इंच गहरा कट लग गया था। तो वो यहाँ पर टच हुआ और फिर दाईं ओर चला गया। रनवे पर जो निशान हमने देखे उनसे पता चला कि प्लेन बहुत फोर्स के साथ लैंड हुआ था और इसलिए बहुत गहरे मार्क बन गए थे। ये तो बहुत अजीब बात है। उन्हें पता चलता है कि राइट लैंडिंग गियर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। लैंडिंग गियर को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। प्लेन इतनी फोर्स के साथ लैंड क्यों हुआ?
इन्वेस्टिगेटर्स कैप्टन के बयान को देखते हैं। अप्रोच नॉर्मल थी। 200 फीट पर हम सेंटर लाइन पर थे, तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद कैप्टन को बिजली कड़कती दिखी। मुझे अचानक हाई सिंक रेट महसूस हुआ। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और प्लेन आसमान से नीचे गिर गया। ऐसा फील हुआ जैसे कि हम जमीन से टकरा गए हों। फर्स्ट ऑफिसर ने बताया कि मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश हो रही थी, हवा तेज थी और बहुत टर्बुलेंस हो रही थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का इंटरव्यू करते हैं तो वो क्रू की रिपोर्ट को खारिज कर देता है। बारिश हो रही थी, लेकिन बाकी प्लेन्स बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ और लैंड कर रहे थे। मार्टिनियर 495, क्लियर टू लैंड, रनवे 11, द विंड 150, 15 नॉट्स, मैक्सिमम 20। विंड शेयर का क्या? रनवे सेंसर्स ने कुछ डिटेक्ट किया? हाँ, विंड शेयर वार्निंग्स मिल रही थी, लेकिन वो प्लेन के क्रैश होने के बाद मिली। विंड शेयर में हवा की स्पीड और डायरेक्शन बहुत ज्यादा बदल जाती है। रनवे सेंसर्स को ऐसे बदलाव डिटेक्ट करने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्रू की दी जानकारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की दी जानकारी में बहुत फर्क था। इस बात का पता लगाने का कि आखिर वहां क्या हुआ था, सबसे सही तरीका था ये देखना कि कॉकपिट में पायलट एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे। फ्लाइट 495 के क्रैश होने के एक हफ्ते बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग रिव्यू किए जाने के लिए तैयार है। आप मिनिमम एल्टीट्यूड को कॉल आउट कीजिए और फील्ड को देखिए, रनवे गीला है। फाइनल अप्रोच के दौरान क्रू को पता चलता है कि रनवे पर पानी है। आपको पॉजिटिव लैंडिंग करनी होती है। पॉजिटिव लैंडिंग में पायलट इतनी फोर्स के साथ टच डाउन करते हैं कि वो पानी की एक लेयर को चीर दें और हाइड्रोप्लेनिंग से बच जाएं। रनवे पर मौजूद पानी के कारण ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल था और हवा की डायरेक्शन बदलने से एयरप्लेन रनवे पर और आगे की ओर जा सकता था, जिससे उसे रोकने की और कम जगह मिलती। इन्वेस्टिगेटर्स सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव लैंडिंग इतनी फोर्सफुल क्यों थी कि उससे राइट साइड गियर फ्रैक्चर हो गया। स्पीड कम है, कम है। थ्रॉटल। कैप्टन ने चिल्लाकर ये क्यों कहा, थ्रॉटल्स? चलिए एयर स्पीड डाटा देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 145 नॉट्स तक वो स्टेबल थे यहां तक। उसके बाद एयर स्पीड तेज हुई और फिर कम होकर 139 नॉट्स पर आ गई। स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम है। कंट्रोलर की बताई गई 20 नॉट विंड से इस तरह की फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो सकती हैं। ऑटो थ्रोटल डेटा का क्या? हाँ, ऑटो थ्रोटल में भी उसी वक्त फ्लक्चुएशंस हुई जिस वक्त एयर स्पीड में फ्लक्चुएशंस हुई। वाह, इसे देखिए, 102% पावर। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि रनवे थ्रेशहोल्ड से आधा किलोमीटर की दूरी पर इंजन पावर बढ़ गई थी। ये उतनी ही पावर होगी जिसके साथ आप टेक ऑफ करते हैं और लैंड करने के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर पावर कम होकर 40% पर आ गई। प्लेन की रफ्तार इंजन आइडल पर आ गई। थ्रॉटल्स इतनी तेजी से तभी मूव करेंगे जब पायलट उन्हें खुद मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफिसर जो कि प्लेन उड़ा रहे हैं
वो ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को ओवरराइड करने का फैसला लेते हैं और सारी पावर फ्लाइट आइडल पर ले जाते हैं। इतनी कम पावर के साथ वो किसी पत्थर की तरह गिरते हैं। बिना जरूरी पावर के प्लेन इतनी फोर्स के साथ लैंड करता है कि उसके लैंडिंग गियर में फ्रैक्चर हो जाता है। एक मार्टिन एयर DC-10 पोर्चुगल के एक एयरपोर्ट पर लैंड करते ही क्रैश हो जाता है। ये देखो जरा। लैंडिंग इतनी फोर्स के साथ हुई कि उससे प्लेन का अंडर कैरेज टूट गया। इन्वेस्टिगेटर्स को विश्वास है कि खराब मौसम ने प्लेन की स्पीड पर असर डाला, लेकिन मौसम कितना खराब था? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि क्रू ने रनवे आने से पहले ही पावर इतने कम क्यों कर दी। उन्होंने फ्लाइट के आखिरी मिनट में 3 बार माइक्रो बर्स्ट का सामना किया। माइक्रो बर्स्ट तेज हवाओं का पैटर्न होता है जो रेन क्लाउड्स से गुजरते हुए नीचे जमीन पर आता है और हॉरिजॉन्टली फैल जाता है। इससे प्लेन की एयर स्पीड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है। आखिरी वाला सबसे खराब था। विंड स्पीड जो थी वो 20 नॉट से सीधा 40 नॉट्स पर आ गई। इन्वेस्टिगेटर्स माइक्रो बर्स्ट्स की टाइमिंग को ऑटो थ्रॉटल डेटा से कंपेयर करते हैं। मेल खा रहे हैं। जैसे जैसे फ्लाइट 495 हर माइक्रो बर्स्ट से गुजरी, ऑटो थ्रॉटल्स ने बदलती विंड स्पीड के हिसाब से एडजस्टमेंट की। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफिसर को अचानक मौसम खराब होने के कारण मुश्किल हुई होगी। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उन्हें रनवे पर पॉजिटिव लैंडिंग करनी है। उन्होंने देखा कि पावर 102% तक बढ़ गई है और ऐसे में उन्होंने उसी हिसाब से कदम उठाए। प्लेन को जमीन पर लाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने ऑटो थ्रॉटल को ओवरराइड करते हुए पावर को कम करके आइडल पर कर दिया। उन्होंने ठीक उस वक्त पर पावर को कम किया जब उन्हें आखिरी डाउन बर्स्ट मिला। कैप्टन ने प्लेन को बेहद तेजी से नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। थ्रॉटल्स। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि हवा पायलट्स को बताई गई 20 नॉट्स की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। वो अपने अंदाजे के बारे में उस ATC को बताते हैं जो मार्टिन एयर फ्लाइट 495 को मॉनिटर कर रहा था। क्या आप मुझे असल डेटा दिखा सकते हैं रनवे 11 का? रॉ डेटा के मुताबिक विंड स्पीड थी 35 नॉट्स। मुझे ये बताइए कि आपने विंड स्पीड इतनी कम रिपोर्ट क्यों की? हमें इस डिवाइस से हर 30 सेकंड्स में विंड डेटा मिलता है। शायद वो डिवाइस रनवे 11 की जगह रनवे 29 पर शिफ्ट हो गया था। कंट्रोलर जो जानकारी क्रू को दे रहा था वो दरअसल किसी और रनवे की थी। कंट्रोलर ने जो जानकारी दी थी वो असल में उस रनवे के हालात से बिल्कुल अलग थी। अगर पायलट्स को पता होता तो वो गो अराउंड कर लेते। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता है कि फ्लाइट 495 क्रैश क्यों हुई। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं कुछ करता हूं। प्लेन के लैंड करने से ठीक पहले एक के बाद एक माइक्रोबर्स्ट्स के कारण इंजन्स के ऑटो थ्रॉटल्स ने स्पीड तेजी से बढ़ा दी। आखिरी माइक्रोबर्स्ट के ठीक बाद फर्स्ट ऑफिसर ने पावर को आइडल पर कर दिया। फ्लाइट 495 जमीन से टकरा गई। मार्टिन एयर फ्लाइट 495 के बारे में अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने कई सुधारों की सलाह दी। उसमें एडिशनल पायलट ट्रेनिंग की सलाह दी गई और एयरप्लेन्स के विंड शेयर डिटेक्शन सिस्टम्स में सुधार की भी।
क्रैश के कुछ समय बाद ही फारो एयरपोर्ट ने अपने विंड सेंसर्स और डिस्प्ले को इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से अपग्रेड किया। वो अहम जानकारी जो कंट्रोलर पायलट को देता है उसका सटीक होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सबक ऐसे थे जो इंडस्ट्री ने हादसे के बाद सीखे और उसे इंप्लीमेंट किया।